हाँ जी हुक्म, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत बढ़िया कर रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं भी आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करने के लिए फिर से आ गया हूं, आपकी सेवा में हाजिर हो गया हूं। तो दोस्तों, आज हम जिस चैप्टर का रिवीजन करने वाले उस चैप्टर का नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम। बट आगे बढ़ने से पहले बेटा एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज फटाफट वीडियो को लाइक कर दो यार, जल्दी से एक लाइक दे दो। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो करना ही बनता है बेटा। और ऑब्वियसली शेयर करना है सबको, अपने सारे फ्रेंड्स को, सारे दोस्तों को भेज दो जो एग्जाम देने वाले हैं। ये एक रिक्वेस्ट है, इतना कर लो मेरे लिए भी और उनके लिए। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग। क्लबिंग ऑफ इनकम का रिवीजन, छोटा सा चैप्टर है, फटाफट रिवीजन करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको वेटेज बार बार क्यों बताता हूं, आप बोलोगे हर बार वेटेज, क्योंकि सर आपको समझ में आए कि हमें कोई भी अननेसेसरी एबीसी एनालिसिस के ट्रैप में नहीं फंसना है। सर ये वेटेज मेरा वेटेज नहीं है सर, ये आईसीआई का दिया हुआ वेटेज है, स्किल वाइज वेटेज जो सीए इंस्टीट्यूट ने खुद ने दे रखा है बेटा। और एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बता रखा है। तो बेटा इसलिए मैं बार बार आपको बताता हूं कि इस चैप्टर का ये इतना वेटेज है। अभी मैं बात करूं तो ये जो चैप्टर बेसिकली देखा जाए तो ये क्यों अपने को पढ़ना है या क्यों हमारे सिलेबस में है। तो सर लोग है ना अलग अलग तरीके से वहां पे अपने टैक्स को कम करने के लिए क्या कर देते हैं, अपनी या तो इनकम या फिर अपनी कोई असेट जिससे इनकम हो रही है वो अपने उन रिलेटिव्स को ट्रांसफर कर लेते हैं जो लोअर स्लैब में टैक्सेबल होते हैं, लोअर स्लैब में टैक्सेबल होते हैं। इसलिए सर सरकार का टैक्स का नुकसान होता है। तो सरकार वहां पे क्या करती है कि ठीक है सर, आप किसी को भी ट्रांसफर करो, चाहे इनकम ट्रांसफर करो या असेट ट्रांसफर करो, हम वो आपके हैंड में वापस क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे, आपके हैंड में वापस उसको ऐड कर देंगे और आपका टैक्स निकाला जाएगा। तो बेटा यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है, जैसा कि हम बात करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। ये वाले नोट्स आपको मालूम है कहां मिलेंगे, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है, जाके क्लिक करो, तुमको नोट्स मिल जाएंगे। तो क्लबिंग ऑफ इनकम में सबसे पहला सेक्शन आता है बेटा सेक्शन 60। सेक्शन 60 जो है ना वो है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। सीधा मैं एग्जांपल से बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। खाली इनकम ट्रांसफर कर रहे हो, असेट ट्रांसफर नहीं कर रहे हो। एग्जांपल लेते हैं सर, ये है मिस्टर एआरपी और मिस्टर एआरपी का भाई है मिस्टर जेआरपी। तो क्या सर रिलेटिव को ही ट्रांसफर करेंगे तभी क्लबिंग हुआ? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बट जनरली सर लोग अपने रिलेटिव को ही ट्रांसफर करेंगे ताकि सर वहां पे पैसा, घर का पैसा घर में ही रहे। नहीं तो क्या हो जाएगा सर, नॉन रिलेटिव को दे दिया तो सर पैसा तो गया। सो द पॉइंट इज बेसिकली मिस्टर एआरपी जो है उसका भाई है मिस्टर जेआरपी, ठीक है। अभी मिस्टर एआरपी के पास में एक फिक्स डिपॉजिट है, 10 लाख रुपए का एफडी करवाया था। अब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है 10% पर एनम के हिसाब से, मतलब 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। अब मैं ना ऑलरेडी हायर स्लैब में टैक्सेबल होने वाला इंसान हूं, मेरी इनकम समझ लो 50 लाख के आसपास है फॉर एग्जाम्पल। तो इससे क्या हो जाएगा, 50 लाख के आसपास सर ये 1 लाख रुपए भी अगर ऐड हो जाएगा तो सर वो 50 लाख से ऊपर चला जाएगा। फिर उसके बाद में टैक्स तो ज्यादा आएगा ही आएगा सर। इस 1 लाख के ऊपर सीधा 30% से 30%, क्योंकि हायर स्लैब में आ गया ना, 30% टैक्स प्लस सर सरचार्ज वो आपका लगना शुरू हो जाएगा। तो अलग अलग रीजन की वजह से आप बोलोगे मार्जिनली वगैरह, जाने दो ना, मान लो वो नहीं मिल रहा है तो उस केस में, या जो भी मेरा कहने का मतलब है कि मैं हायर स्लैब में टैक्सेबल हो रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात। और मेरा भाई है ना वो तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट वाली कैटेगरी में आ रहा है, या उससे थोड़ा ज्यादा रिबेट विबेट लेके अपना काम चला लेगा। 5 लाख का उसका इनकम है, 4 लाख का इनकम है, तो वो उसकी इनकम में ये 1 लाख ऐड हो जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने मिस्टर एआरपी ने उस जो एफडी के ऊपर जो 10 लाख की एफडी थी उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा है ना 1 लाख रुपए, उस इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया। ऐसा हो सकता है हाँ, बैंक को मैं एक वहां पे एक लेटर लिख करके दे दूंगा, है ना, कि सर ये बेसिकली जो 1 लाख रुपए मेरे भाई को मिलना चाहिए आज के बाद में, तो जो भी बेसिकली एफडी के ऊपर इंटरेस्ट आएगा वो मेरे भाई को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। विदाउट ट्रांसफर ऑफ एफडी, मैंने एफडी ट्रांसफर नहीं किया, एफडी तो मेरे नाम से ही है, ठीक है। मेरे पास में एक ऑप्शन था कि मैं एफडी देता, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैंने खाली इंटरेस्ट ट्रांसफर किया विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ एफडी मेरे भाई को। अभी ये इंटरेस्ट इनकम टेक्निकली रिसीव किसको होगा, मेरे भाई को, मिस्टर जेआरपी को। बट सेक्शन 60 वहां पे क्या बोलता है कि नहीं, दिस 1 लाख रुपीज शेल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एआरपी। बस बात खत्म होगी, इतना सही है। नेक्स्ट बेटा सेक्शन आता है सेक्शन 61। सेक्शन 61 क्या बोलता है, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। मतलब
यहां पे असेट ट्रांसफर होगा, इनकम नहीं असेट ट्रांसफर होगा, ठीक है। और वो रिवोकेबल है, तो उससे पहले अपने को इरिवोकेबल समझना जरूरी कि इरिवोकेबल किसको बोलते हैं। तो बेटा इरिवोकेबल ट्रांसफर वो होता है जो एक बार अगर एसेट दे दिया तो वापस मांगने नहीं जाएंगे, जब तक सामने वाला जिंदा है। वो एसेट दे दिया मतलब दे दिया, वापस लेने का नहीं, ठीक है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी वो असेट फिर से ट्रांसफर के पास में नहीं आने वाला, वो इरिवोकेबल ट्रांसफर है। मतलब यहां पे सच में ड्यू टू लव एंड अफेक्शन की वजह से भी हो सकता है, जेन्युइन ट्रांसफर हो सकता है। तो हम बेटा ट्रांसफर ऑफ असेट की बात नहीं कर रहे, वो तो कैपिटल गेन के अंदर आ गया या अदर सोर्सेज के अंदर डील हो गया 56(2)(10) के अंदर, या कैपिटल गेन के अंदर सेक्शन 47 के अंदर वो डील हो गया, ट्रांसफर ऑफ असेट का लेना देना। सर यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने अपना असेट दिया और अगर दे दिया तो दे दिया, वो तो इरिवोकेबल हो गया, तो उस केस में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होने वाला नहीं है। सेक्शन 62 में बता रखा है इरिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट, और वहां पे क्लबिंग नहीं होगा। लेकिन रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट कि मैंने बोला कि भाई ये मेरा जो प्रॉपर्टी है, ये घर है या कोई भी प्रॉपर्टी है, मैं अपने भाई को दे रहा हूं और 5 साल बाद में ये घर वापस मेरे पास में आ जाएगा। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, आज मैं हायर स्लैब में आ रहा हूं और मेरा भाई लोअर स्लैब में आ रहा है, 5 साल बाद में सर मेरा भाई या तो हायर स्लैब में आ जाएगा या मैं और मेरा भाई दोनों बराबर वाले स्लैब्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इन दैट केस सर आज मेरे को ज्यादा टैक्स आ रहा है, तो मैं अपना टैक्स वहां पे अपने भाई के ऊपर डाल रहा हूं ताकि सर हमारी फैमिली में कम टैक्स आए। तो सर मेरा है ना मिस्टर एआरपी का एक हाउस है, ठीक है। मिस्टर एआरपी क्या है, एक बड़ा हाउस। अब मैंने क्या किया, ये जो हाउस है ना, हाउस ही ट्रांसफर कर दिया मिस्टर जेआरपी को, with a condition that the house will be returned to Mr. ARP in previous year 2031-32। This is called revocable transfer, इसको बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर, ठीक है। तो इन दैट केस सेक्शन 61 अप्लाई हो जाएगा। 61 क्या बोलता है कि सर ये मिस्टर जेआरपी को जो रेंटल इनकम आ रहा है ना 1 लाख रुपीज का, वो मेरे हाथ में क्लब हो जाएगा, मतलब मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। ये सेक्शन 61 है। और 62 में इरिवोकेबल ट्रांसफर बोला गया है, उस केस में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होने वाला नहीं है। ओके, उसके बाद में बेटा नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, सेक्शन 64(1)। अभी 64(1) के अंदर अलग अलग पार्ट है, 64(1)(2), 64(1)(4), 64(1), हम लोग अलग अलग सेक्शंस पढ़ेंगे। तो 64(1) के अंदर या तो जनरली आएगा अगर स्पाउस को ट्रांसफर किया है, या हम आगे पढ़ेंगे सन्स वाइफ को ट्रांसफर किया है। तो पहला अगर स्पाउस को ट्रांसफर किया है, माफ कीजिएगा, सेक्शन 64(1)(2) जो है ना, ये थोड़ा अलग है। ये क्या बोलता है कि मान लो मैं किसी कंपनी में 20% मोर वोटिंग राइट रखता हूं, या फिर किसी पार्टनरशिप फर्म में 20% मोर शेयर इन प्रॉफिट रखता हूं, या तो 20% मोर वोटिंग राइट या 20% मोर शेयर इन प्रॉफिट। मैं क्या हो गया, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर। बेटा मैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर हो गया। अभी सर मैं चाहूं तो उस कंपनी से या उस पार्टनरशिप फर्म से या उस कंसर्न से कुछ भी करवा सकता हूं, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को जो सैलरी चाहिए ना, रेम्यूनरेशन चाहिए, कमीशन चाहिए, बोनस चाहिए, मैं खुद नहीं लूंगा, मैं मेरी बीवी को दिलवा दूंगा। तो बेटा उस केस में 64(1)(2) अप्लाई हो सकता है। सैलरी, रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा टू स्पाउस बाय अ कंसर्न इन विच इंडिविजुअल इज हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर। तो बेटा यहां पे 5 कंडीशन ध्यान रखनी है, 5 कंडीशन 64(1)(2) के केस में 5 कंडीशन। पहला कि सर इंडिविजुअल होना चाहिए, मिस्टर उमंग एक इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल है ना, एक कंसर्न के अंदर, एक कंसर्न के अंदर, वो एक कंपनी हो सकता है, ये एक पार्टनरशिप फर्म या कोई भी कंसर्न हो सकता है, उसके अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर है। अभी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर आपको मालूम है 20% मोर वोटिंग राइट है, 20% मोर शेयर इन प्रॉफिट, वो होता है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर, ठीक है। यहां तक कि अगर इस इंडिविजुअल का रिलेटिव्स को मिला करके भी 20% मोर हो जाता है, कि मान लो इस उमंग का इसका 11%, इसका भाई का भी 11% है, तो सर उमंग का टोटल 22% माना जाएगा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर हो जाएगा। तो सर अगर ये इंडिविजुअल सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर किसी कंसर्न में, और वो कंसर्न क्या दे रहा है, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा टू मिसेस उमांगी, जो कि स्पाउस है, उस इंडिविजुअल की स्पाउस है, ठीक है, और वो स्पाउस गिवार है, उसको कुछ नहीं आता है, ऐसी गिवार है कि लैपटॉप साफ करने को इस उमंग ने बोला तो उसने सर्फ के पानी में बढ़िया सा धो करके और उसको तार पे सुखा दिया। इतनी गिवारियत की मतलब हदें पार कर दिए इस उमंगी ने। कहने का मतलब शी डज नॉट possess एनी क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन और स्किल्स और नॉलेज और एक्सपीरियंस। सर कोई डिग्री है, डिप्लोमा होना जरूरी नहीं है, लेकिन ना तो इसके पास में स्किल्स है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, कुछ भी नहीं है सर इसके पास में, ठीक है।
तो ये पांच, तो सर कहने का मतलब यही है कि इसको सैलरी फिर क्यों मिल रही है? सर वो इसीलिए मिल रही है कि वो उमंग दिलवा रहा है, वो उमंग का पैसा था वो अपनी लुगाई को दिलवा रहा है। ओके, पांच कंडीशन सर, एक इंडिविजुअल होना चाहिए, वो इंडिविजुअल सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर होना चाहिए, इंक्लूडिंग रिलेटिव। सर वो कंसर्न बेसिकली क्या दे रहा है? सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसको? टू स्पाउस ऑफ दैट इंडिविजुअल, एंड दैट स्पाउस डज नॉट possess एनी क्वालिफिकेशन ऑफ प्रोफेशनल, टेक्निकल, एजुकेशन और नॉलेज, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन दैट केस जो बेसिकली स्पाउस को रेम्यूनरेशन, सैलरी एक्सेट्रा मिल रहा है, वो क्लब हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ दैट इंडिविजुअल, वो उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। और सर वैसे ही एक क्लबिंग की खास बात है, क्लबिंग बेटा वहां पे आपका जिस तरीके से इसके हाथ में कोई इनकम टैक्सेबल होगी ना, सेम उसी मैनर में इसके हाथ में भी टैक्सेबल होगा। सेम मैनर सेम हेड, सेम मैनर सेम हेड। सर सेम मतलब अगर सैलरी आ रही है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में इसके हाथ में भी टैक्सेबल होगा, और मैनर मतलब सर इसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है तो इसको भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। सेम मैनर सेम मैनर, ध्यान रखना। ओके, लेकिन अभी बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मान लो ये जो स्पाउस है ना मिसेस उमांगी, ये कोई क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, नॉलेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सपीरियंस रखती है, तो टेक्निकली फिर क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होने वाला नहीं है, वो उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि वो सैलरी उसको उसी नॉलेज, उसी एक्सपीरियंस या उसी डिग्री डिप्लोमा के लिए मिली है जिसका वो काम कर रही है। ओके, एक और चीज बेटा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये उमंग है इंडिविजुअल, इसका भी इस कंसर्न के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डिंग है, और इसकी जो लुगाई है, इसकी जो स्पाउस है, इसका भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डिंग है। एग्जांपल लिया मिस्टर उमंग जो कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, और वो 10% वोटिंग राइट या शेयर इन प्रॉफिट रखता है इसमें। मिसेस उमांगी वो भी एक इंडिविजुअल है और वो 10% वोटिंग राइट और शेयर इन प्रॉफिट रखती है यहाँ पे। तो सर ये रिलेटिव भी तो हो गए, दोनों आपस में रिलेटिव भी है, तो सर रिलेटिव का मिला के उमंग का देखे तो कितना हो गया? 20%, है ना, 10 + 10 20%, और उमांगी का भी देखेंगे तो इसका भी 20% हो गया। तो टेक्निकली दोनों सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर है, दोनों इंडिविजुअल है। और वेरी इंटरेस्टिंग, इसके लिए ये स्पाउस है और इसके लिए सर ये स्पाउस है, और सपोज ये कंसर्न दोनों को सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन दे रहा है और दोनों के दोनों गिवार है, दोनों के दोनों गिवार है, दोनों कुछ नहीं आता। इसने बोला एक काम करता है, लैपटॉप साफ कर लेते हैं। बोलो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, बाथरूम में जाकर के मैं टैप चालू कर देती हूँ, सर्फ वगैरह लेके। बोला हाँ तुम एक काम करो, जाओ वहां पे, तब तक मैं तार वार लगा के सुखाने की भी तैयारी कर लेता हूँ यहाँ पे। मतलब इतना खतरनाक वाले गिवार, इतना खतरनाक वाले। सो द पॉइंट इज, पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उमंग के लिए भी होगी, उमांगी के लिए भी होगी। देखो उमंग क्या है? एक इंडिविजुअल, बराबर है, और ये जो इंडिविजुअल है इसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डिंग है 20%, बराबर है, ठीक है। तीसरा सर वहां पे ये जो मिसेस उमांगी है वो उसकी स्पाउस है, उमंग की स्पाउस है, थर्ड कंडीशन। चौथा सर ये कंसर्न जिसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर है वो रेम्यूनरेशन दे रहा है स्पाउस को, और पांचवा ये जो स्पाउस है क्या है? गिवार। सेम सर ये मिसेस उमांगी एक इंडिविजुअल है, बराबर है, उसके बाद में सर वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्डर भी है। तीसरा सर वहां पे ये जो उमंग है ना वो इसका स्पाउस है। चौथा इस उमंग को सैलरी मिल रहा है, और पांचवा ये उमंग भी क्या है? गिवार है। तो सर टेक्निकली तो 64(1)(2) अप्लाई होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल अप्लाई हो जाएगा, 64(1)(2) क्या हो जाएगा? अप्लाई। बट क्वेश्चन है कि सर क्लबिंग कैसे करेंगे? तो क्या सर इसका इनकम उसका, इसका इनकम ऐसे कर लेंगे, ऐसा करेंगे? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। क्लबिंग होगा सर उस स्पाउस के हाथ में जिसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस इनकम इज हायर। टोटल इनकम, एनटीआई एक्सक्लूडिंग दिस वाला इनकम इज हायर। तो दोनों का हम चेक करेंगे कि इसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस इनकम कितना है, इसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग दिस इनकम कितना है। जब मैं टोटल इनकम बोलूं तो सब माइनस करने, सब एड लेस करने के बाद में करते हैं। तो अगर इसका हायर आ रहा है तो इसमें सर इसकी इनकम तो जो मिल रहा है वो तो इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, बट जो इसको मिल रहा है वो भी इसके हाथ में क्या हो जाएगा? क्लब। लेकिन मान लो उमंगी का हायर आ रहा है तो सर जो इसको मिल रहा है वो तो इसके हाथ में टैक्सेबल होगा, बट जो इसको मिल रहा है ना वो भी इसके हाथ में क्या हो जाए? क्लब। तो मान लो सर जो उमंग का है ना वो टोटल इनकम क्या था? हायर 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 एक्सक्लूडिंग दिस इनकम। तो इन दैट केस सर इसकी टोटल इनकम जो होगी बेसिकली उसके अंदर इसको जो सैलरी मिल रहा है वो भी आ जाएगा और इसको जो सैलरी मिल रहा है वो भी आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? लेकिन मान लो अगले साल उमंगी का अगर हायर हो गया तो टोटल इनकम, तो क्या उसके हाथ में क्लब कर देंगे? नहीं बेटा, ऐसा बार बार ऐसे घुमाते फिराते नहीं है। अगर एक बार इस उमंग के हाथ में क्लब हो गया
तो सर सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी उसके हाथ में क्लब होता रहेगा। सर अब इसके हाथ में क्लब नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर एओ को लगता है, असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि अगर ऐसा हम कर दे कि इसके हाथ की इसके हाथ के क्लब की जगह इसके हाथ में क्लब कर दे, ठीक है, तो टैक्स ज्यादा आएगा, तो एओ ऐसा कर सकता है। बट आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू मिसेस उमांगी, जिसके हाथ में क्लब करने वाला उसको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। तो क्लबिंग ऑफ इनकम शैल बी इन द हैंड्स ऑफ स्पाउस हुज नेट टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग सैलरी इज ग्रेटर। और एक बार क्लब हो गया तो बेटा उसी के हाथ में सब्सिक्वेंट ईयर में भी क्लब होता रहेगा। हाँ अगर एओ चाहे तो दूसरे स्पाउस के हाथ में क्लब कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उसने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे रखा हो ऐसा करने से पहले, ठीक है। और क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा 64(1)(2) के अंदर, ठीक है, अगर वहां पे स्पाउस के पास में क्वालिफिकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, नॉलेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा है तो। नेक्स्ट बेटा आता है सेक्शन 64(1)(4). 64(1)(4) बेटा वहां पे आपका क्या बोलता है, ये बोलता है ट्रांसफर ऑफ असेट बाय एन इंडिविजुअल टू स्पाउस फॉर विदाउट या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन बट एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी। व्हाई एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी? क्योंकि बेटा हाउस प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफर कर रहा है स्पाउस विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो सेक्शन 27 के प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं डीम्ड ओनरशिप वाले, डीम्ड ओनरशिप वाले। तो सर यहां पे आपका 64(1)(4) अप्लाई होने वाला नहीं है, क्योंकि सर उसमें तो वो जो ट्रांसफरर स्पाउस है उसी को डीम्ड ओनर माना जाता है, तो पूरी इनकम ही उसके हाथ में टैक्सेबल ही होने वाली, क्लब करने का तो जरूरत ही नहीं होता है, ठीक है। तो सर हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी कोई भी प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर किया है अपने स्पाउस को इधर फॉर नो कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो इन दैट केस बेटा उस असेट से जो इनकम आएगा वो ट्रांसफरर स्पाउस के हाथ में क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। एग्जांपल समझते हैं, ये मिस्टर उमंग जो कि इंडिविजुअल है, इसकी स्पाउस है मिस उमांगी। अब इसने अपनी स्पाउस को 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दिए, ये असेट है, ठीक है, इंक्लूडिंग मनी। असेट में इंक्लूडिंग मनी भी आता है, ये और बोल देता हूं मैं आपको, बट ये हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। असेट, एनी असेट इंक्लूडिंग मनी बट नॉट हाउस प्रॉपर्टी। तो 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड दिए विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। बीवी ने दिया प्यार, तो सर इसने दे दिया रिलायंस का व्यापार, मतलब ऑब्वियसली रिलायंस के शेयर्स दे दिए तो रिलायंस के वहां पे शेयर होल्डर बन जाएगी, ठीक है। सो द पॉइंट इज बेसिकली इंडिविजुअल ने अपनी स्पाउस को 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री दे दी है, तो एनी असेट इंक्लूडिंग मनी बट नॉट हाउस प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो इन दैट केस इस मिसेस उमांगी को जो स्पाउस है उसको जो भी उन शेयर्स के ऊपर इनकम आएगा, जैसे डिविडेंड ही आएगा या जो भी उस असेट के ऊपर इनकम आएगा बेटा, ठीक है, तो वो इनकम क्लब हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ये था 64(1)(4). अभी बात समझना कि मान लो ये पैसा देता है, पैसा अगर घर देता है तो बेटा सेक्शन 64(1)(4) अप्लाई नहीं होने वाला, 27 अप्लाई होगा, उसमें तो यही डीम्ड ओनर माना जाता है। तो सर डिफरेंस क्या डिफरेंस है, मैं बताता हूं आपको कि मान लो इसने घर न देकर के 1 करोड़ रुपए दिया, अब वो 1 करोड़ मिला करके इस मिसेस उमांगी ने अपना 1 करोड़ और ऐड किया और 2 करोड़ में इसने घर खरीदा। तो इन दैट केस सर क्लबिंग प्रोविजन, सॉरी, इस घर का मिसेस उमांगी ही लीगल ओनर मानी जाएगी, ये डीम्ड ओनर नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसने पैसा दिया है, घर नहीं दिया है। बट क्योंकि इसने पैसा दिया तो असेट तो दिया ना, तो ये जो घर से मान लो रेंटल इनकम आ रहा है 10,000 रुपए, वो क्लब होगा किसके हाथ में, उमंग के हाथ में 64(1)(4) के अंदर, लेकिन पूरा 10,000 बेटा क्लब नहीं होगा, 10,000 इंटू 1 CR अपॉन 2 CR प्रोपोर्शनेट क्लबिंग होगा। जितना पैसा इधर से आया है ना उसी प्रोपोर्शन में आपका क्लब होगा, तो 5,000 रुपए ही क्लब होगा, बाकी 5,000 इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सर ये सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है कि अगर इसने ये 1 करोड़ रुपए दिया और वो पैसा इसने अपने बिजनेस में लगा दिया, किसी पार्टनरशिप फर्म के कैपिटल में लगा दिया, तो सर उस पार्टनरशिप फर्म से या उस बिजनेस से अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, वो भी क्लब होगा इसके हाथ में, बट प्रोपोर्शनेटली जितना पैसा दिया है सर उसी प्रोपोर्शन में होगा। बट सर उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको वो कौन से प्रॉफिट को करना है, तो सर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर इसने मान लो 1 करोड़ रुपए दिया और वो 1 करोड़ इसने अगर 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर को अगर इन्वेस्ट कर दिया आपने बिजनेस में, तब तो उस साल का प्रॉफिट प्रोपोर्शनेटली क्लब होगा।
लेकिन अगर किसी और डेट को 2 अप्रैल से लेकर 31 मार्च एनी डेट, 2 अप्रैल से लेकर 31 मार्च एनी डेट को अगर इसने इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, तो फिर उस साल का तो क्लबिंग नहीं होगा, बट हाँ अगले साल से क्लबिंग हो जाएगी, क्योंकि अगले साल का जो 1 अप्रैल है तो इसका दिया हुआ पैसा उसके बिजनेस में इन्वेस्टेड था। फिर से रिपीट करता हूं, इसने अगर 1 करोड़ रुपए दिया बेटा, और अगर इसने मान लो 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तब तो उस साल का जो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट मान लो 10,000, तो इंटू 1/2 CR, ठीक है, वो आपका प्रोपोर्शनेटली क्लब होगा। लेकिन मान लो इसने 1 करोड़ दिया और इसने 2 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, 2 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, किसी और डेट को इन्वेस्ट किया, तो उस साल जो प्रॉफिट आ रहा है वो क्लब नहीं होगा, ये पूरा 10,000 मिस उमांगी का ही इनकम माना जाएगा। हाँ अगले साल मान लो 12,000 रुपए आएगा, तो वो आपको प्रोपोर्शनेटली 1 CR और प्लस इसका जो ओपनिंग कैपिटल था नेक्स्ट ईयर वो डिवाइड कर लोगे, है ना, वो इस तरीके से प्रोपोर्शनेट इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप बोलोगे सर ये 1 अप्रैल ही क्यों? क्योंकि बेटा ऐसा हो सकता है ना कि वो अपने किसी और डेट को बिजनेस में इन्वेस्ट करे, ठीक है, 31 अक्टूबर को करे, 31 दिसंबर को करे, 1 फेब को करे, तो सर ऐसे आप मंथली प्रॉफिट नहीं निकाल सकते ना बिजनेस का, कि जो 10,000 रुपए कमाया है बेटा वो कितने मंथ में कमाया था, 6 महीने में कितना प्रॉफिट था, 3 महीने में कितना प्रॉफिट था, 3 दिन के अंदर कितना प्रॉफिट था, मान लो 28 मार्च को इसने वो पैसा इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, तो सर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए सर बोला, स्टैंडर्ड कर दिया कि पहला साल जिस साल मिला है उस साल आपको 1 अप्रैल चेक करना है। 1 अप्रैल को वो इन्वेस्ट कर दिया था, तब तो उस साल का प्रोपोर्शनेट क्लब हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। उसका फॉर्मूला भी है बेटा, ये देखो सर, यहां पे मनी असेट इज ट्रांसफर्ड टू स्पाउस एंड स्पाउस इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस और एनी अदर सोर्स, तो प्रॉफिट और इनकम टू बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल, कितना प्रॉफिट और इनकम ऑफ जो स्पाउस है उस साल का, इनटू amount gifted by individual to spouse and invested in business on 1 April of the previous year, 1 April of the previous year upon total amount invested in business on 1 April of the previous year, ऐसे प्रोपोर्शनेटली निकालोगे। ओके, तो एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, 2 क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में, एक तो वैभव वैशाली वाला, एक श्रीमती रानी वाला क्वेश्चन है, प्लीज उसको कीजिएगा। उसके बाद में बेटा नेक्स्ट आता है 6416। अच्छा एक और चीज भूल गया मैं, कि ये 6414 है ना, इसके कुछ क्या है सर, वहां पे एक्सेप्शन है कि एक इंडिविजुअल अपनी स्पाउस को विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर वहां पे आपका कोई भी एसेट देता है एक्सक्लूडिंग हाउस प्रॉपर्टी, तो सर क्लबिंग हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट भी हो सकता है। सो देयर आर सम एक्सेप्शंस, वो एक्सेप्शंस बेसिकली आपका उन केसेस में क्लबिंग होने वाला नहीं है। ये देखो यहाँ पे एक्सेप्शन दे रखे हैं, क्या एक्सेप्शन है सर, 6414 इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस एंड द इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पाउस। पहला, इफ असेट आर ट्रांसफर्ड इन कनेक्शन विद एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, कि मान लो उस इंडिविजुअल ने अपनी स्पाउस को अलग अलग रहने के लिए रिलायंस के शेयर्स दिए थे कि भाई इसे तू तेरा खर्चा चलाना, तो सर वो जेन्युइन माना जाएगा, विदाउट कंसिडरेशन देगा, सर क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होने वाला नहीं है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ट्रांसफर, देने वाला ही मर गया, जिसने दिया है वही मर गया, तो किसके हाथ में क्लब करोगे, क्लबिंग होने वाला नहीं है। ट्रांसफरी की डेथ हो गई कि जिसको मिला था वो मर गया, तो सर आपका क्लबिंग होने वाला नहीं है। हाँ उस केस में वो जो ट्रांसफरी को जो डिविडेंड इनकम आ रहा है वो लीगल एयर, जो ट्रांसफरी की लीगल एयर से उनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। इफ असेट आर ट्रांसफर बिफोर मैरिज, शादी से पहले तो स्पाउस ही नहीं थे, तो उस केस में अगर ट्रांसफर किया तो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होने वाला नहीं। आप बोलोगे सर ये बेस्ट है, सबसे बेस्ट है सर, अरे बेटा फिर आपका 56(2)(10) का गिफ्ट वाला टैक्सेबिलिटी लग जाएगा, है ना, नॉन रिलेटिव को दिया, तो सर सोच समझ के करना पड़ता है। इफ असेट आर ट्रांसफर फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, ये सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है, कि भाई एडिक्वेट कंसिडरेशन लेकर के आप ट्रांसफर कर दो, सामने वाले को मिल जाएगा। आप बोलोगे सर जिसने दिया है उसके हाथ में तो कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा ना, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, उस साल कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा, लेकिन अब जो इनकम आ रही है वो तो इनकम उसके हाथ में नहीं आएगी ना। हर साल जो इनकम आने वाली थी, बड़ी इनकम आने वाली थी, वो अब उसके हाथ में टैक्सेबल होने वाली नहीं है। बेटर इट इज एडिक्वेट कंसिडरेशन के ट्रांसफर करो, एक साल में कैपिटल गेन कंप्यूट कर लो, उसमें भी तरीका है, आप वापस कोई दूसरा एसेट खरीद लो, कुछ अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट कर लो, तो आपका कैपिटल गेन में भी वहां पे बच सकते हो। ओके, उसके बाद में सिर्फ असेट इज अक्वायर्ड बाय स्पाउस आउट ऑफ पिन मनी। अभी पिन मनी क्या होता है, ये जो बीवी लोग होते हैं ना, बीवी लोग, ये लोग हस्बैंड को ऐसे पिन चुबा चुबा के पैसा लेती है, अरे मजाक कर रहा हूं, ये घर के खर्चे के लिए पैसा लेते हैं, घर के खर्चे के लिए हस्बैंड से पैसा लेते हैं, उसमें से कुछ सेविंग्स कर लेते हैं, सेविंग्स, उस सेविंग्स को ही पिन मनी बोला जाता है। और उस सेविंग्स से अगर उस स्पाउस ने कोई असेट खरीदा है तो सर वहां क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होने नहीं वाला है, क्योंकि वो स्पाउस का ही पैसा माना जाएगा। दूसरा, इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्रिएशन टू ट्रांसफर असेट। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि मान लो ये उमांगी के पास में रिलायंस के 1000 शेयर आ गए,
तो इनसे जो डिविडेंड आएगा वो तो क्लब हो जाएगा। लेकिन मान लो ये 1000 शेयर के ऊपर इस उमांगी को 1000 बोनस शेयर्स मिल गए, 1000 बोनस शेयर्स मिल गए, दैट इज एक्रिएशन ऑफ असेट। ठीक है, अब वो जो 1000 बोनस शेयर्स मिले उनके ऊपर जो डिविडेंड आएगा वो उमांगी के हाथ में टैक्सेबल होगा, ना कि उमंग के हाथ में, वो क्लब होने वाला नहीं है। एक और केस कि मान लो ये 1000 शेयर इसने दिए और ये डिविडेंड इनकम आया 10,000, ये तो क्लब हो जाएगा। लेकिन ये 10,000 मान लो एफडी में इन्वेस्ट किया, बेटा एफडी में इन्वेस्ट किया और एफडी से इंटरेस्ट आया, 1000 रुपए का इंटरेस्ट आया, वो इंटरेस्ट क्लब होने वाला नहीं है, वो यहां पे टैक्सेबल होगा, मतलब इनकम ऑन इनकम। नेक्स्ट वही इनकम ऑन इनकम इज नॉट टू बी क्लब। ये दोनों एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। ओके, उसके बाद में वहां पे आता है बेटा सेक्शन 6416। बेटा ये एकदम कॉपी है 6414 का, 6414 का। द ओनली डिफरेंस इज 6414 में क्या होता था, किसको ट्रांसफर करते थे, स्पाउस को। 6416 में किसको ट्रांसफर करेंगे, सन्स वाइफ को, बहू को ट्रांसफर करेंगे, और किसी को नहीं, बहू को ट्रांसफर करेंगे। एक और डिफरेंस, 6414 में हाउस प्रॉपर्टी नहीं आता है, यहां पे हाउस प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर किया तो भी क्लबिंग होगा। तो 6416 ट्रांसफर ऑफ एनी असेट इंक्लूडिंग हाउस प्रॉपर्टी फॉर नो कंसिडरेशन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन टू सन्स वाइफ। मान लो ये मिस्टर और मिसेज अंबावानी है, ठीक है, तुम समझ गए, तुम समझिए किसकी बात कर रहा हूं मैं, मिस्टर और मिसेज अंबावानी। फिल है या मिल है, अरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ, ठीक है, फिल है या मिल है, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ। इन्होंने अपना एक घर है एंटी लिया, ठीक है, वो हाउस प्रॉपर्टी जानबूझ के मैंने लिया है, असेट है, एनी असेट हो सकता है, मनी भी हो सकता है। वो विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए अपनी जो बहू है मिसेस श्लोका आकाश अंबावानी, सन्स वाइफ, दिल दिल दिल, सर क्या दिल फिल मिल लगा रखा है, दिल मतलब डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, फिल मतलब फादर इन लॉ, मिल मतलब मदर इन लॉ। तो इन्होंने अगर अपनी डॉटर इन लॉ को क्या दिया सर, एनी असेट दिया इंक्लूडिंग हाउस प्लॉट विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो इस डॉटर इन लॉ को जो इनकम आएगा वो क्लब हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ फादर इन लॉ या मदर इन लॉ। मतलब सेम वैसा ही है, द ओनली डिफरेंस इज स्पाउस की जगह डॉटर इन लॉ है, और सर यहाँ पे असेट में हाउस प्रॉपर्टी भी आ गया। नाउ जो इतने एक्सेप्शन पड़े ना, एक्सेप्शन भी सारे सेम यहाँ पे अप्लाई होंगे। 6414 वाले जो एक्सेप्शन है वो सब यहाँ पे अप्लाई होंगे, सिर्फ एक पिन मनी को छोड़ के। क्यों, क्योंकि ये तो अपने पति को पिन चुबा के पैसा लेगी, सास ससुर को पिन थोड़ी लगाएगी वहां पे। ऐसा लगा भाई अंबावानी जी को पिन लगा रही है या मिसेस अंबावानी जी को पिन लगा रही है, ना, अपने पति को पिन लगा के पैसा लेगी। कोई मिला के इसको खर्चे के लिए इसका हस्बैंड पैसा देगा, राइट। तो यहाँ पे पिन मनी वाला एक्सेप्शन नहीं आने वाला है, बाकी सारे एज इट इज एक्सेप्शंस आएंगे। यहां तक कि अगर ये पैसा देते हैं और ये अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है तो बिजनेस वाला भी जो प्रोपोर्शनेट है ना वो सेम 1 अप्रैल को अगर इन्वेस्ट किया है तो प्रोपोर्शनेटली क्लब होगा। फिर नेक्स्ट बेटा आता है 6417 एंड 6418, है ना, ये दोनों एक जैसे है। द ओनली डिफरेंस है 6417 जो 7 है ना वो स्पाउस के लिए लगता है, और 6418 अगर सन्स वाइफ के लिए है तो आपका आएगा, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। क्या बोलता है बेटा 6417 6418, ये बोलता है कि अगर एक इंडिविजुअल ने अगर कोई असेट ट्रांसफर किया, एनी असेट एनी इंक्लूडिंग हाउस प्रॉपर्टी, नो कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन टू एनी अदर पर्सन, एनी अदर थर्ड पर्सन, but for the benefit of spouse, या for the benefit of son's wife, तो इन दैट के जो बेनिफिट हो रहा है इस स्पाउस को या बेनिफिट हो रहा है सन्स वाइफ को, वो क्लब हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर। एग्जांपल समझते हैं, ये मिसेस उमंग है इंडिविजुअल, इसने कोई भी असेट ट्रांसफर किया मिस्टर एआरपी को विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, बट एक शर्त रख दी कि तू हर महीने 1 लाख रुपए पे करेगा 10 साल तक, या तो मिसेस उमांगी जो कि इसकी स्पाउस है, या मिसेस दीवानगी जो इसकी सन्स वाइफ है। तो बेनिफिट किसका हो रहा है, स्पाउस का या सन्स वाइफ का। तो जो इनको बेनिफिट हो रहा है ना वो क्लब हो जाएगा इस ट्रांसफर के हाथ में। बस यही है 6417 6418। ओके, उसके बाद में बेटा 64.2 आता है, ट्रांसफर ऑफ असेट टू एचयूएफ। ट्रांसफर ऑफ असेट टू एचयूएफ, अगर एक इंडिविजुअल जैसे अमिताभ बच्चन इंडिविजुअल है, वो कोई भी असेट, एनी असेट ट्रांसफर करता है अमिताभ एचयूएफ विदाउट कंसिडरेशन और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए, तो बेटा इस अमिताभ एचयूएफ को, क्योंकि यहां पे भी तरीका सेम है कि आप अपनी खुद का हायर स्लैब वाला इनकम है अपने एचयूएफ को ट्रांसफर करने की फिराक में हो, क्योंकि उधर भी स्लैब रेट का अलग से बेनिफिट मिलता है, एटीसी का डिडक्शन का भी बेनिफिट मिलता है, आपको सबको मालूम है ये चीज। तो मिस्टर अमिताभ जो इंडिविजुअल अपना एनी असेट ट्रांसफर किया अमिताभ एचयूएफ को और विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो इस असेट के ऊपर जो इनकम आएगा ना, इनकम इस एचयूएफ को, वो क्लब हो जाएगा उस इंडिविजुअल के हाथ में। बेटा ये तो इवेंट नंबर 1 हो गया।
मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो हर साल वो इनकम क्लब होता रहेगा। अभी कुछ साल बाद में क्या होता है, सेकंड इवेंट होता है। सेकंड इवेंट में क्या होता है कि वो जो असेट यहां से यहां पे आया था ना, अब कुछ साल बाद में वो असेट एचयूएफ का क्या हो रहा है, पार्टीशन एचयूएफ का पार्टीशन हो रहा है। तो पार्टीशन पे वो असेट उस एचयूएफ ने मिसेज जया बच्चन को दे दिया, मतलब इस इंडिविजुअल की स्पाउस को दे दिया, मतलब इनडायरेक्टली इसने इसको ट्रांसफर कर लिया कुछ सालों बाद में। तो सर अमिताभ एचयूएफ ने पार्टीशन पे ये स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल को वो असेट दे दिया। अब इनकम इसको आएगा उस असेट से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्लब हो जाएगा इस इंडिविजुअल के हाथ में। तुम बोलोगे सर ये तो इधर क्लब होना चाहिए, अरे ये इसका तो पार्टीशन हो चुका है, इसका तो अस्तित्व भी खत्म हो चुका है। तो ये क्लब हो जाएगा उस इंडिविजुअल के हाथ में जहां से वो असेट आई थी। फिर लास्ट में आता बेटा 64(1)(a), इनकम ऑफ अ माइनर। अगर एक माइनर को इनकम हो रहा है, माइनर को इनकम हो रहा है, कोई भी इनकम हो रहा है माइनर को, तो वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगा। पेरेंट्स या तो मदर या फादर, दोनों में से किसी के भी हाथ में क्लब होगा। अब आप बोलोगे सर किसके हाथ में क्लब होगा? तो जिस पेरेंट की टोटल इनकम हायर है, एक्सक्लूडिंग दिस इनकम, जिस पेरेंट की टोटल इनकम हायर है, अगर पापा की हायर है तो पापा के हाथ में क्लब होगा, मम्मी के हायर है तो मम्मी के हाथ में क्लब होगा, और फ्यूचर में भी उनके हाथ में क्लब होता रहेगा। बता रहा हूं, जिसके हाथ में क्लब हो गया, जब तक वो बच्चा माइनर, जब तक वो इनकम है उसी पे, मतलब मम्मी के हाथ में क्लब हो गया पहले साल में, तो बेटा हर साल मम्मी के हाथ में ही क्लब होता रहेगा। लेकिन अगर एओ को लगता है कि पापा के हाथ में क्लब करने से ज्यादा फायदा होगा, तो पापा को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा वो एओ, असेसिंग ऑफिसर, और इनके हाथ में क्लब कर सकता है। अदरवाइज वो मम्मी के हाथ में ही क्लब होता रहेगा। लेकिन मान लो मम्मी पापा का वहां पे शादी टूट गया है, मैरिज डज नॉट सब्सिस्ट, शादी रहा ही नहीं है भाई, टूट गया है, अलग अलग हो गए, तो बेटा किसके हाथ में क्लब होगा? तो उस केस में उस पेरेंट के हाथ में क्लब होगा जो पेरेंट उन बच्चों को फाइनेंशियली मैनेज कर रहा है उस साल में। तो मान लो पहले साल में मम्मी मैनेज करी है फाइनेंशियली, तो मम्मी के हाथ में क्लब हो जाएगा। अगले साल मान लो पापा फाइनेंशियली मैनेज करे तो पापा के हाथ में क्लब हो जाएगा। डाइवोर्स वाले केस में अगले साल फिर से मम्मी मैनेज कर रही है तो मम्मी के हाथ में, अगले साल फिर से पापा, पहले बच्चे ही बोलेंगे हम अपना खुद से मैनेज कर लेंगे। लेकिन बता रहा हूं सर, जोक्स अबाउट, ऐसा ही होगा। लेकिन सर कौन सी वाली इनकम क्लब नहीं होगी? अगर ये माइनर को बेटा इनकम हो रही है ना, कौन सी वाली इनकम? उसके स्किल से, उसके टैलेंट से, एक्टिंग कर रहा है, पेंटिंग बना रहा है, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना, मैनुअल वर्क से कुछ काम कर रहा है, ठीक है, या फिर एक ऐसा बच्चा जो कि आपका एटीयू की सफरिंग है, उसकी इनकम पेरेंट की इनकम में क्लब नहीं होगी, वो उसके हाथ में ही बेटा, बच्चे के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। अब आप बोलोगे सर वो बाकी इनकम पेरेंट की इनकम में क्लब क्यों होती है? नहीं होगी ना क्लब बेटा, तो पेरेंट लोग क्या करेंगे मालूम है? अपनी कुछ इनकम बच्चे को डाइवर्ट कर देंगे और बच्चे का अलग से रिटर्न भरेंगे, बच्चे का अलग से आपका एटीसी का डिडक्शन लेंगे, बच्चे का अलग से स्लैब रेट का बेनिफिट लेंगे। समझ में आ रहा है कि टैक्स कम करने के लिए? तो इसके लिए बोला बेटा पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी। बच्चा को कमाने तो जाता नहीं है ना, इसलिए पेरेंट के हाथ में क्लब होता है। लेकिन अगर बच्चा कमा रहा है किसी भी रीजन, स्किल, टैलेंट, नॉलेज, एक्सेट्रा, ठीक है, या फिर वो एटीयू में सफरिंग है, अगर उसको कवर है तो अलग डिडक्शन क्योंकि उसको मिलना चाहिए, तो इसके लिए वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगा, वो उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा। माइनर का रिटर्न भरता है, बाकायदा माइनर का पैन कार्ड बनता है विदाउट फोटो। अभी जब माइनर का इनकम क्लब होगा ना बेटा पेरेंट्स के हाथ में, तो उस केस में पेरेंट्स को एग्जम्पशन मिलेगा सेक्शन 1032 में। सेक्शन 1032 में एग्जम्पशन मिलेगा, और वो भी सिर्फ ऑप्शनल रिजिम में, 115 बीएससी डिफॉल्ट रिजिम में मिलता, ये वाला एग्जम्पशन मिलता नहीं है ना। और सर कोई लिमिट नहीं है, जितने बच्चे सबके लिए एग्जम्पशन मिलेगा। कितना? मैक्सिमम 1500 पर मंथ, नहीं है पर मंथ नहीं, टोटल 1500। तो बेटा माइनर सन ए 1200 पूरा मिल जाएगा, माइनर डॉटर बी ए 10,000 में से 1500 मिल जाएगा, माइनर सन सी एफ 1,50,000 में 1500 रुपए मिल जाएगा एग्जम्पशन। ऑप्शनल रिजिम में डिफॉल्ट में नहीं मिलने वाला। और ये माइनर डी है, ये एक्टिंग से, तो बेटा ये इसकी तो इनकम खुद के हाथ में टैक्सेबल होगा, वो क्लब होने वाला नहीं है। लेकिन बेटा मान लो वो जो एक्टिंग से इनकम आया है, राइट, वो तो क्लब नहीं होगा, बट उसको आगे उसने एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे इनकम के ऊपर इनकम आएगा, इनकम के ऊपर इनकम। तो वो कोई स्किल या टैलेंट से नहीं आ रहा है, वो जो इनकम के ऊपर, सपोज दिस 10K इन्वेस्टेड इन एफडी, तो इंटरेस्ट ऑन एफडी आएगा, वो क्लब हो जाएगा किसके हाथ में? पेरेंट्स में। तो ये माइनर वाला कॉन्सेप्ट था। लास्ट में बेटा आता है क्रॉस ट्रांसफर। अभी क्रॉस ट्रांसफर में क्या होता है कि ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, एक दूसरा इंडिविजुअल है,
तो अगर ये इंडिविजुअल डायरेक्टली अपनी स्पाउस को या अपने माइनर चाइल्ड को अगर कोई भी असेट या कोई भी इनकम देगा तो उसके हाथ में क्लब हो जाएगा। सेम इसके केस में अगर ये अपने स्पाउस या माइनर चाइल्ड को देगा तो उसके हाथ में क्लब हो जाएगा। तो इन्होंने नया रास्ता अपनाया। ठीक है, ये मिस्टर पाटिल है, इसकी लुगाई है मिसेस पटेली, और ये मिस्टर बबानी है, इसकी लुगाई है मिसेस बाबी। तो सर मिस्टर पाटिल ने मिसेस बाबी को 6 लाख रुपए दे दिए और मिस्टर बाबानी ने मिसेस पटेली को 5 लाख। दिस इज कॉल्ड क्रॉस ट्रांसफर। क्रॉस ट्रांसफर। अभी यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमन अमाउंट ऑफ क्रॉस ट्रांसफर लेने का है। तो कॉमन अमाउंट ऑफ क्रॉस ट्रांसफर है बेटा 5 लाख रुपए। कितना 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 5 लाख। अभी वो 5 लाख है ना, 5 लाख, वो 5 लाख तक जो इनकम होगा ना, मान लो इस पटेली ने क्या किया, ये 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया एफडी में 12% पर एनम के हिसाब से 1 अगस्त 24 को। इस माबी ने भी 6 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए एफडी में 12% पर एनम 1 अगस्त 24 को। मैंने डेट रेट सब सेम लिया, अलग अलग भी हो सकता है। आगे क्या होता है सर, इसको जो इंटरेस्ट इनकम होगा 1 अगस्त 24 को 5 लाख इंटू 12%, 8/12 40,000, वो 40,000 क्लब हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर पाटिल, अपने स्पाउस के हाथ में। और इस केस में भी सर इंटरेस्ट देखो 6 लाख इंटू 12% इंटू 8/12 48,000 आएगा। लेकिन कॉमन अमाउंट ऑफ ट्रांसफर कितना बेटा 5 लाख। तो 5 लाख तक जो इंटरेस्ट होगा ना, 5 लाख तक इंटरेस्ट यहां पे आपका 40,000 आता है, राइट। वो तो क्लब हो जाएगा इसके हैंड में, लेकिन जो आपका 5 लाख के ऊपर जो 1 लाख के ऊपर जो होगा ना, वो आपका क्लब होने वाला नहीं है। उसी के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, है ना। अच्छे से मैंने समझा रखा है। हो गया बेटा आपका ये चैप्टर। ठीक है, अभी यहां पे एक चीज ध्यान रखने का है कि बेटा जो प्रोविजन प्रॉफिट के ऊपर अप्लाई होता है कि प्रॉफिट क्लब हो सकता है, तो लॉस के ऊपर भी अप्लाई होगा। अगर लॉस है तो लॉस भी क्लब होगा। प्रॉफिट इंक्लूड्स नेगेटिव प्रॉफिट ऑल्सो। और मैंने क्या बोला, सेम मैनर सेम हेड। इसके हाथ में जैसे टैक्सेबल होता, क्लब हो रहा है तो उसके हाथ में सेम मैनर सेम हेड में टैक्सेबल होगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन केस ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम। बेटा जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखना हुक्म। ठीक है, स्वस्थ रहना, सुरक्षित रहना, क्योंकि बहुत जरूरी है इस टाइम के अंदर। ठीक है, खूब पढ़ते रहो और दूसरों को भी पढ़ाओ। सर आपको अलग से पढ़ाने की जरूरत है, बस ये वीडियो फॉरवर्ड कर दो, वीडियो शेयर कर दो, बस वो पढ़ जाएगा, है ना। खूब पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट।